नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर है, जयपुर ग्रेटर नगर निगम का प्रस्ताव किया निरस्त। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम का प्रस्ताव निरस्त किया गया। राज्य सरकार ने संचालन समितियों के गठन का प्रस्ताव निरस्त किया। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में जारी किया आदेश और साथ ही निगम ने बोर्ड बैठक में समितियों के गठन का प्रस्ताव पारित किया था। निर्धारित संख्या 21 के बजाय 28 समितियों का किया था गठन। सभी समितियों में तीन ऐसे लोगों का किया था शामिल जो कि नगर निगम के मेंबर नहीं थे। निगम ने प्रस्ताव स्वीकृति के लिए विभाग को भेजा था। प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए जारी आदेश में विभाग ने कहा, 6 अतिरिक्त समितियों के गठन के लिए सरकार से नहीं ली गई पूर्व स्वीकृति और साथ ही समितियों में जिन तीन लोगों को शामिल किया गया, इस बारे में निर्धारित नियमों की नहीं की गई पालना। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं अधिक जानकारियों के साथ। अभिषेक, ये बड़ा फैसला लिया गया राज्य सरकार की तरफ से, इसके पीछे की मंशा या फिर वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए दीपा, जो ग्रेटर नगर निगम बोर्ड है उसमें नियमों के तहत कार्यकारिणी समिति सहित कुल 21 समितियां ही बन सकती हैं, लेकिन इन्होंने 7 अतिरिक्त समितियों का गठन करके कुल 28 का प्रस्ताव भेजा। इन 28 में से सरकार ने जो कार्यकारिणी समिति का गठन है उसको तो नियमानुसार माना है और उसके गठन की स्वीकृति भी दी है, लेकिन जो शेष 27 समितियां हैं उनके गठन की स्वीकृति नहीं दी और उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताई गई हैं। पहली वजह ये बताई गई है कि आपने जो अतिरिक्त 7 समितियों का गठन किया उसकी सरकार से आपने पूर्व स्वीकृति नहीं ली, क्योंकि गलत है। एक ये कारण बताया इस प्रस्ताव को खारिज करने का। दूसरा बड़ा कारण ये बताया कि ये जो सभी 27 समितियां हैं, कार्यकारिणी समिति के अलावा जो बाकी की जो 27 समितियां हैं, इन समितियों में तीन ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो कि निर्धारित पात्रता का पालन नहीं करते हैं। समिति में अगर 3 बाहर के लोग लिए जाते हैं तो उसके लिए बाकायदा एक पूरा नियम है, पूरी प्रक्रिया है। उस नियमों का, प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, इसलिए इस प्रस्ताव को खारिज किया गया। क्योंकि सरकार ने अपने आदेश में लिखा है कि नगर पालिका सदस्य से भिन्न व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाए जाने हेतु नगर पालिका के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा ऐसा कोई संकल्प प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा संकल्प समय समय पर प्रस्तुत किया होना चाहिए और ऐसी समिति में तभी बनाया जा सकता है कि जबकि नगर पालिका सदस्य से जो व्यक्ति जिसको शामिल किया गया वो विशेष योग्यता। अभिषेक, बड़ा सवाल ये कि अब जब पहले समितियों का गठन किया गया था, जिन नियम कायदों का जिक्र आपने किया, उन बातों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? आखिर फिर ये लापरवाही कैसे हो गई? देखिए, विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि जिन नियम प्रक्रियाओं का हम इसमें उल्लेख कर रहे हैं, जो ग्रेटर नगर निगम की ओर से जो प्रस्ताव भेजा गया उनमें उनका उल्लेख बिल्कुल भी नहीं है कि इन प्रक्रियाओं का, इन नियमों का पालन किया गया नहीं किया गया। और उसमें बड़ी बात और है दीपा की, जो आयुक्त ने जो प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा था तो उन्होंने अपना नोट ऑफ डिसेंट जिसे असहमति कहते हैं वो अंकित करके उस प्रस्ताव को भेजा था। तो सरकार ने भी कमिश्नर के जो नोट ऑफ डिसेंट था उसको सही माना है। नोट ऑफ डिसेंट का मतलब ये है कि जो आयुक्त है उन्होंने भी इन समितियों के गठन को नियम सम्मत नहीं माना था और जो प्रस्ताव उन्होंने भेजा था उस प्रस्ताव में उन्होंने अपनी जो असहमति वाली टिप्पणी उसमें अंकित की थी, उसी को सरकार ने आधार बनाया और तमाम नियमों का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को, जो 27 समितियां हैं, 27 समितियों के गठन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। देखिए, अब ये जो आज समितियों का गठन का प्रस्ताव खारिज किया है, इसको लेकर राजनीति होना तय है, क्योंकि ग्रेटर नगर निगम में जो भाजपा का बोर्ड है और अभी कांग्रेस की सरकार है, तो इसको लेकर जो है स्वाभाविक तौर पर राजनीति शुरू होने वाली है। इसको जो भाजपा राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसा कदम बताएगी, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जाएगा कि ये नियमों के तहत काम किया गया है। दीपा, अभिषेक, लेकिन फिर आगे अब ऑप्शन क्या बचते हैं या फिर किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? क्या किया जाएगा आगे? इसके लिए आज जो प्रस्ताव खारिज किया है इसका सीधा मतलब है कि जो ग्रेटर नगर निगम है उसको बोर्ड की बैठक दोबारा बुलानी होगी और जो कार्यकारिणी समिति के अलावा जो शेष समितियां हैं उनके गठन का प्रस्ताव दोबारा भेजना होगा और उस प्रस्ताव में बाकायदा जो निर्धारित नियम है उसकी पालना के बारे में पूरा ब्यौरा देना होगा। तब जाकर ये प्रस्ताव सरकार विचार करेगी। अब इस पूरे मसले में राजनीति होनी, सियासत होनी, अभिषेक, बहुत लाजमी है। जैसे कि आपने भी कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए भी।
ये बड़ी जानकारी आपके सामने है जो इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब फिलहाल इसको लेकर किस तरीके से आगे रिएक्शंस आते हैं या फिर बीजेपी किस तरीके से ऑब्जेक्ट करती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र और केरल से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए किया अनिवार्य। जी हां, अब मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला कोविड को लेकर है। महाराष्ट्र और केरल से जो भी लोग राजस्थान आएंगे उनके लिए अनिवार्य होगा कोरोना RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट साथ में लानी होगी। जो भी महाराष्ट्र से या फिर केरल से राजस्थान आएगा उसके लिए अनिवार्य होगा कि वो RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर आए। वैक्सीनेशन को लेकर मार्च से अवेयरनेस कैंपेन चलाने का निर्णय भी लिया गया। समीक्षा बैठक सीएम अशोक गहलोत ने की, उसी से ये बड़े फैसले भी निकलकर सामने आए हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर मार्च से जो है अवेयरनेस कैंपेन आगे बढ़ाए जाएंगे और मार्च के पहले सप्ताह से पुनः अवेयरनेस कैंपेन चलाने का निर्णय भी लिया गया। कहा सभी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करें और अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित किया गया कि वो जिम्मेदारी आपकी भी है। प्रशासनिक स्तर पर लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए कि प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है, किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। वो आधिकारिक स्तर पर भी हो, प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर सरकारी स्तर पर हो, लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उठाए भी जा रहे हैं और आम लोगों की जिम्मेदारी जो है वो सभी को समझनी होगी। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए और कोविड वैक्सीन को लेकर कोई डर की बात नहीं है। जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, सभी की भागीदारी होगी, सभी मिलकर आगे आएंगे तो ही कोविड का खात्मा होगा। इसीलिए कोविड वैक्सीन को लेकर कोई डर की बात नहीं है। अफवाहें जो चल रही है उस पर ध्यान ना दें। जिन लोगों का नंबर आ रहा है वो वैक्सीन लगवाएं और डरे नहीं। जहां 4 यार मिल जाए, सदन में 4 मूल भाजपाई में चर्चा हो रही है। आज बैठक बेंच पर बैठक का रणनीति बना रहे थे ओम हुड्डा और सुरेश टांक। कुछ देर बाद उनके पास आकर बैठे रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत। जहां 4 यार मिल जाते हैं वहां पर चर्चा होनी लाजमी है और चर्चा जब कर रहे थे आपस में मिलकर तो वो तस्वीरें सुर्खियों में आ गई, वो तस्वीरें सियासत में चर्चा का केंद्र बन गई हैं। ओम हुड्डा और सुरेश टांक आपस में बैठ के रणनीति बना रहे थे और कुछ देर के बाद उनको ज्वाइन किया रामलाल शर्मा और निर्मल कुमावत ने। हुड्डा टांक भी पहले भाजपा में ही शामिल थे। इन चारों युवा विधायकों में लंबी चर्चा भी चली, बातचीत चली। अब किन किन मसलों को लेकर चर्चा हुई इसको लेकर भी कई बातें बताई जा रही है या फिर बातें कही जा रही है सियासी गलियारों में। कुछ देर के बाद रामलाल और निर्मल की जोड़ी वहां से चली गई, लेकिन हुड्डा और टांक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए दिखाई दिए। बैठे रहे, काफी देर तक चर्चा भी हुई। हालांकि राजनीतिक जो हालात बने हुए हैं राजस्थान में, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, ऐसे में तमाम मसलों को भी उठाया जा रहा है। बजट रखा गया कल सीएम की तरफ से सामने और उस बजट को लेकर सरकारी जो तंत्र है, सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उसकी उपलब्धियों को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही बीजेपी उसकी खामियों को गिना रही है। लेकिन आज चर्चा का केंद्र जब 4 यार आपस में मिले, चर्चा की, तो वो निकल कर सामने आई। वो तस्वीर सभी के लिए चर्चा का विषय बन गई। विधानसभा में गरजी मर्दानी महिला। जी हां, बानसूर विधायक शकुंतला रावत का आक्रामक अंदाज देखने को मिला। विधानसभा में गरजी मर्दानी महिला, ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आप समझिए। बानसूर विधायक है शकुंतला रावत, जिनका आक्रामक रुख दिखाई दिया, आक्रामक अंदाज दिखाई दिया। खरीद फरोख्त को लेकर बोली शकुंतला रावत। खरीद फरोख्त को लेकर अक्सर उनको आप सुनते आवाज भी उठाती रहती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने खूब कोशिश की खरीद फरोख्त की, लेकिन बिकने वाले होंगे कांग्रेसी नहीं बिकते। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरी कोशिश राजस्थान में भी की थी, जिस तरीके से कर्नाटक में कोशिश हुई, मध्य प्रदेश में कोशिश की गई, अलग अलग हिस्सों में भी, पुडुचेरी में जो किया गया, ये साफ तौर से कहा गया कि कोशिश राजस्थान में भी की गई थी, लेकिन बिकने वाले और लोग होते होंगे, कांग्रेसी नहीं बिकते। लेकिन आपको खरीद लेगी ये मर्दानी महिला, मुंह मांगी कीमत देगी ये मर्दानी महिला। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सदन में जमकर गरजी है आज शकुंतला रावत। ओटीटी और सोशल मीडिया के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन सामने आ गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस क्या है ये आपको समझनी भी होंगी। UA7+, UA13+ के तहत कंटेंट का वर्गीकरण किया गया है और साथ ही UA16+ और A के तहत कंटेंट का वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है कैटेगरी वाइज। और साथ ही ओटीटी और वेबसाइट को डिस्क्लोजर देना होगा। सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और न्यूज पोर्टल के लिए नए नियम बनाए गए हैं, नियम कायदे बनाए गए हैं और साथ ही सोशल मीडिया के नियम 3 महीने लागू होंगे। सोशल मीडिया के जो नियम होंगे वो 3 महीने तक लागू होंगे। आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटानी होगी, साफ तौर से ये कह दिया गया। रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, थोड़ी देर पहले वो मीडिया के सामने भी आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि आपत्तिजनक जो भी पोस्ट होगा 24 घंटे के भीतर उसको हटानी होगी। गलत पोस्ट कहां से फैलना शुरू हुआ ये बताना भी होगा। गलत पोस्ट अगर कहीं पर सोशल मीडिया पर दिखाई देता है तो वो कहां से फैला या फिर कहां से फैलना शुरू हुआ ये भी जानकारी देनी होगी। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी, नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। उन्होंने कहा हर महीने में शिकायत कार्रवाई पर रिपोर्ट देनी होगी, बहुत जरूरी है। नोटिस के 72 घंटे के अंदर करनी होगी कार्रवाई।
OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था बहुत जरूरी होगी और पहला स्तर पब्लिशर, दूसरा स्तर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी और तीसरे स्तर के तहत सरकार निगरानी करेगी और दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट का वर्गीकरण होगा। ये भी साफ तौर से उन्होंने कहा कि दर्शकों को भी कैटेगरी वाइज आप बांटेंगे उम्र के हिसाब से, उसके बाद आप वर्गीकरण करेंगे कंटेंट का। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में जो चीजें प्रसारित होती हैं, चलती हैं, उसको लेकर लंबे वक्त से आवाजें उठाई जा रही हैं। अब बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि भारत लाया जाएगा नीरव मोदी, हीरा कारोबारी नीरव मोदी जो लंदन में मौजूद है, भारत लाया जाएगा जल्द ही। लंदन कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। लंदन की लोकल कोर्ट ने यह प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। कोर्ट ने नीरव मोदी की अपील की खारिज और पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है नीरव मोदी। अब हालांकि भारत लाने की तैयारी उसको चल रही है, भारतीय एजेंसियों की बहुत बड़ी कामयाबी से आप कह सकते हैं, लेकिन क्या वो वापस आएगा या नहीं आएगा? हालांकि अभी तक खबर जो है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि 28 दिन के अंतराल में हो सकता है वापस लाया जाए, लेकिन नीरव मोदी के पास भी विकल्प मौजूद है। लोकल कोर्ट का यह फैसला है, हो सकता है हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाने के बाद अगर वहां से भी हार जाता है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। अब निर्भर नीरव मोदी पर करता है कि क्या होगा और फिलहाल खबर जो ये है वो बेहद महत्वपूर्ण है, सफलता भी एक तरीके से भारतीय एजेंसियों की आप कह सकते हैं। जयपुर से इस समय की बड़ी खबर है DGGI की, जयपुर और बगरू में छापेमारी। ये बड़ी जानकारी जयपुर से इस वक्त आपको दे रहे हैं। DGGI की जयपुर और बगरू में छापेमारी, लोहा, सरिया, एंगल पत्ती और लोहा कबाड़ से जुड़े कारोबारियों के छापे। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, विद्याधर नगर, बगरू, मल्होत्रा नगर, लोहा मंडी में छापेमारी की गई है। GST चोरी से जुड़ा बताया जा रहा बड़ा मामला, GST चोरी की खबरें मिल रही थी, शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद कहा जा रहा है ये बड़ा एक्शन है, बड़ी छापेमारी है। कुछ कारोबारियों के ITC में गड़बड़ी की भी सूचना मिली है। अधिकारियों का फिलहाल विवरण देने से इनकार कर दिया गया है। जो डिटेल्स है वो कुछ देर के बाद हालांकि सामने आ सकती है। कोरोना संकट के बीच ट्रांसपोर्टर्स का बड़ा ऐलान। जी हां, कोरोना संकट अभी चल रहा है और कोरोना महामारी के बीच ट्रांसपोर्टर्स का बड़ा ऐलान। वो बड़ा ऐलान क्या है समझिए, कल पूरे भारत में बंद का ऐलान किया है। 1500 जगहों पर व्यापारी संगठन धरना देंगे। 1500 जगहें चिन्हित की गई हैं जहां पर व्यापारी संगठन धरना देंगे। सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक करेंगे चक्का जाम। अब इसको लेकर भी कहा गया, समय बता दिया गया है। सुबह 6 बजे से इसकी शुरुआत होगी, शाम को 8 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। नाराजगी जाहिर की जा रही है। 1500 जगह जहां पर व्यापारी संगठन एकत्रित होंगे, इकट्ठा होंगे, धरना दिया जाएगा। घरेलू गैस की कीमतों में एक बार फिर वृद्धि हुई है। एक बार फिर से आम आदमी पर मार पड़ी है। घरेलू गैस की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ। घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की वृद्धि कर दी गई, 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। 773 के स्थान पर 798 रुपए का सिलेंडर अब मिलेगा। 15 दिसंबर के बाद कुल 150 रुपए की हो चुकी वृद्धि, जो कि बहुत बड़ी मार है आम आदमी पर। 15 दिसंबर के बाद अगर आप कुल आंकड़ा देखते हैं तो 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर का मूल्य 4 रुपए 50 पैसे कम किया। यह सिलेंडर अब 1534 रुपए 50 पैसे के स्थान पर 1530 रुपए का मिलेगा और कीमत में वृद्धि के बावजूद नहीं मिलेगी सब्सिडी। अब लगातार कीमतों में इजाफा तो किया जा रहा है। उम्मीद यह है कि हो सकता है सब्सिडी कुछ मिले, लेकिन ये बड़ी खबर है या फिर परेशान करने वाली खबर है आप सभी के लिए भी कि वृद्धि तो होगी दामों में, लेकिन सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, जयपुर पुलिस की कार्यकुशलता। पूर्व CAG राजीव महर्षि का मोबाइल बरामद। उन्होंने आनंद श्रीवास्तव को उस दिन किया था फोन। आनंद श्रीवास्तव ने बनाई थी ये टीम और आज जयपुर ईस्ट पुलिस को मिली सफलता, बड़ी कामयाबी मिली है। मोबाइल छीनने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जिनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। 19 मोबाइल और 5 मोटरसाइकिलें भी जब्त कर दी गई हैं। पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ, जो डिटेल्स है उनके पास जो मिलेंगी उसके आधार पर और भी कई जगहों पर छापेमारी की जाएगी। फिलहाल ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जयपुर पुलिस के लिए भी, बहुत बड़ी सफलता भी है। लंबे वक्त से तलाश भी की जा रही थी और लगातार जब से सूचना मिली थी चोरी की, तब से ही लगातार पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई थी और टीमें लगातार फिराक में थी। अब गिरफ्तारी हो गई है और साथ ही पूछताछ भी उनसे की जा रही है। मोदी और राहुल से अछूता नहीं रही बजट बहस। जी हां, कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने नहीं छोड़ा मौका। मोदी और राहुल से अछूता नहीं रही बजट बहस। ये हम क्यों कह रहे हैं आप समझिए। कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने नहीं छोड़ा एक भी मौका
और साथ ही मौके को किस तरीके से भुनाया गया कांग्रेस की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, वो भी आप समझिए। कांग्रेस के राजकुमार ने मोदी का नाम लेकर किया हमला, कहा सरदार पटेल का नाम हटाकर मोदी का नाम लिखा स्टेडियम। और वहीं भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारक ने किया राहुल पर भी बड़ा हमला, राहुल गांधी के पुडुचेरी के भाषण का जिक्र किया। पारक ने कहा कि अब पुडुचेरी में नहीं बची है कांग्रेस की सरकार। पारक बोले जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। अब ये साफ तौर से राहुल पर निशाना साधा गया। पुडुचेरी वो गए हुए थे, मान मनोबल का दौर भी चला था, लेकिन राहुल जब वहां पर गए उसके तुरंत बाद ही और विधायक का इस्तीफा भी वहां पर हो गया। उसके बाद संकट सियासी आया, सरकार वहां पर गिर गई कांग्रेस की, उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। लेकिन राजस्थान में भी मोदी के चेहरे को लेकर, राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से सियासत चमकाई जा रही है वो भी आप समझिए। जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता ही क्यों ना हो या फिर विधायक हो, मंत्री हो, तमाम कांग्रेस की या फिर बीजेपी के मोदी राहुल का नाम लेकर किस तरीके से एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं वो भी खबर आपके सामने है। और ये अपने आप में बेहद रोचक भी है एक तरीके से, राजस्थान की सियासत की बात, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोदी राहुल का जिक्र। कोटा में बकरे की बलि देने का वीडियो हुआ वायरल तो बैठा दी गई जांच। जी हां, कोटा में बकरे की बलि देने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जांच बैठा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोटा ग्रामीण के दिगौद SHO की भूमिका की जांच की जा रही है। बकरे की बलि देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद अब जांच बैठा दी गई है। जांच में क्या निकलकर सामने आता है, कौन असल में जिम्मेदार, इसको लेकर भी कई बातें, लेकिन कोटा ग्रामीण के दिगौद SHO की भूमिका जांच के दायरे में है, उन्हीं की जांच की जा रही है, उन्हीं की भूमिका की जांच हो रही है। ट्विटर पर वायरल हुए वीडियो पर राजस्थान हेल्प डेस्क ने जवाब मांगा था और SP शरद चौधरी ने कहा प्रकरण जांच DSP को सौंपी। हालांकि बलि परंपरा के चलते नहीं बनता पशु क्रूरता अधिनियम का मामला। 2 दिन में पूरा हुआ मुख्यमंत्री का बजट भाषण। जी हां, 2 दिन में, कल का पूरा दिन और उसके बाद आज पूरा हुआ 2 दिन कुल मिलाकर बजट भाषण मुख्यमंत्री का। कल गहलोत ने पेश किया था सदन में बजट, सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, 2 घंटे 46 मिनट का। कल गहलोत ने पेश किया था प्रदेश का बजट, लेकिन कल चिकित्सा विभाग की कुछ घोषणा अधूरी रह गई थी, पढ़ना भूल गए थे। पेज नंबर 10 की अहम घोषणा छूट गई थी सीएम से। आज जैसे कि उन्होंने भी कहा, ऐसे में सीएम ने स्पीकर CP जोशी से अनुमति ली, इजाजत ली। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ घोषणाएं करनी है चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई, उसके बाद वो आगे बढ़े। छूटी हुई घोषणा आज पढ़ने के लिए अनुमति मांगी स्पीकर से और आज प्रश्नकाल के बाद फिर घोषणा पढ़ी गहलोत ने। हालांकि ऐसा पहले भी 2 बार हो चुका है सदन के भीतर, जब तत्कालीन सीएम भूल गए थे कुछ घोषणा करने में, और ये आम बात है, पहले भी 2-3 दफा हो चुका है। इस बार भी सीएम कल चूंकि कुछ घोषणाएं करनी भूल गए थे, आज भी स्पीकर से अनुमति उन्होंने मांगी और साथ ही वो आगे बढ़े। कल जो बजट रखा गया उसको लेकर जो कांग्रेस है प्रदेश की वो गदगद है। लगातार ये समावेशी बजट, विकास के लिए बजट बताया जा रहा है। 2 दिन में पूरा हुआ बजट भाषण, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कल भी बजट पेश किया गया लेकिन कुछ छूट गया था। चिकित्सा विभाग से जुड़ी हुई घोषणा, उसको पढ़ना भूल गए थे सीएम। उसके बाद पेज नंबर 10 की अहम घोषणा छूट गई थी। ऐसे में सीएम ने स्पीकर से अनुमति मांगी, इजाजत ली, छूटी हुई घोषणा आज पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद आज प्रश्नकाल के बाद फिर सीएम ने घोषणा पढ़ी। हालांकि ऐसा, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, 2 बार पहले भी हो चुका है सदन के भीतर, जब तत्कालीन सीएम ही कुछ घोषणाएं भूल गए थे, उसको फिर दोबारा दूसरे दिन पूरा कर लिया जाता है। अब चूंकि बजट पर लगातार चर्चा भी हो रही है सदन के भीतर, इसी बीच आज सीएम को जो घोषणा पढ़नी थी वो भी उन्होंने पढ़ा और साफ तौर से उसके बाद चर्चा शुरू हुई थी। काफी हंगामा भी हुआ बजट को लेकर। लगातार सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो किस तरीके से आक्रामक रवैया अख्तियार कर रही है बजट को लेकर। झूठ का पुलिंदा बता दिया गया, ये बाहरी तौर पर बजट को चमका दिया गया है, जैसे कि बीजेपी कह रही है। साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि पिछली बार जो घोषणाएं की गई थी, जब उन्हीं घोषणाओं को धरातल पर नहीं उतारा गया, तो फिर आगे जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं या फिर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको किस तरीके से कोरोना काल में, क्योंकि खजाना वैसे ही सरकार का खाली है, कैसे पूरा किया जाएगा, इसको लेकर भी कई सवाल बीजेपी साध रही है। उसके तरीके खबर भी आगे बढ़ते हैं। सदन में सवाल लगाकर गायब हुए मेघवाल। अब सदन में सवाल तो लगा दिया लेकिन वहां से गायब हो गए मेघवाल साहब। आज सदन में बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल का प्रश्न था, उन्होंने लगाया भी हुआ था सवाल, लेकिन अचानक से वो गायब दिखाई दिए। स्पीकर CP जोशी ने उनका नाम भी पुकारा था, लेकिन मेघवाल की गैर मौजूदगी रही सदन के भीतर। मेघवाल ने किसी अन्य विधायक को भी अधिकृत नहीं किया था। अमूमन ये होता है कि अगर मौजूदगी किसी विधायक की नहीं है तो वो किसी और को जिम्मेदारी दे सकता है या फिर किसी और को अधिकृत कर सकता है। ये भी उम्मीद की जा रही थी मेघवाल से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खुद गैर मौजूद रहे और मेघवाल ने किसी अन्य विधायक को भी अधिकृत नहीं किया। ऐसे में मेघवाल के प्रश्न का नहीं आ सका कोई
जवाब, जो प्रश्न लगाया हुआ था, जो सवाल लगाया हुआ था, उसका जवाब नहीं मिल पाया। कल गुलाब चंद कटारिया से हुई थी मेघवाल की बहस। सदन में नहीं बोलने देने पर चिट्ठी भी लिखी गई थी, मेघवाल भी उसमें शामिल थे, लेकिन आज जब बोलने का मौका आया था सदन में तो नहीं थे मेघवाल। अब इसको लेकर भी किस तरीके से बातें कही जाएंगी वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले ही एक लेटर बम भी बीजेपी के भीतर से अंदरूनी बात, जो कले की बात है, वो निकलकर भी सामने आ रही है। साफ तौर से सदन के भीतर पक्षपात किया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, ये साफ तौर से कहा जाता है, क्योंकि आज जो सवाल लगाया गया था, प्रश्न लगाया गया था मेघवाल की तरफ से, जब जवाब देने का मौका आया, स्पीकर ने नाम पुकारा, वो मौजूद नहीं थे। राज्यसभा में बढ़ी भाजपा की ताकत। जी हां, राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत किस तरीके से बढ़ी है राज्यसभा में, वो भी आप समझिए। गत 3 महीने में उसे 2 सीटों का इजाफा हुआ है, 2 सीटों का फायदा हुआ है महज 3 महीने के भीतर। राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। जो राज्यसभा के भीतर भाजपा के मेंबर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है, 94 हो गई है। हालांकि अब भी भाजपा बहुमत से, याद रखिए, बहुत दूर है, लेकिन बीजेपी सांसदों की संख्या 100 के करीब पहुंचने वाली है। बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है, खुशखबरी भी इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं। जो सांसद हैं बीजेपी के, उनकी संख्या 100 के करीब पहुंचने वाली है, और सदन में किसी भी पार्टी के पास उच्च सदन में 100 सांसद नहीं रहे हैं, और अगर ऐसा बीजेपी के लिए होता है तो बड़ी उपलब्धि भी होगी राज्यसभा के भीतर।